एक थी शिवसेना, जिसके अब दो हिस्से हो चुके हैं, दो पार्टियां बन चुकी हैं और अब दोनों को नए नाम भी मिल गए हैं। एक है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और दूसरी है बाला साहब की शिवसेना, यानी बाला साहब की शिवसेना। उद्धव ठाकरे को मशाल और एकनाथ शिंदे जी को ढाल और तलवार का चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। लेकिन मराठी मानुस की असली शिवसेना कौन है, किसके साथ लोग हैं, ये है महत्वपूर्ण सवाल। चुनाव चिन्ह पार्टी के नाम तो ठीक है, अब दो हो गए तो बनेंगे ही, और इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी और उससे पहले मुंबई की जनता करेगी। इसलिए क्योंकि 3 नवंबर को मुंबई के उपनगर अंधेरी ईस्ट में एक विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। उस चुनाव से काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन ज़्यादा लोगों के करीब है और लोग किसके साथ ज़्यादा हैं। और फिर इसके बाद बड़ा एक टेस्ट होगा बीएमसी के चुनाव, यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक उसमें शिवसेना क्या कहें उसको, सम्मिलित शिवसेना का उसमें कब्जा रहा है। लेकिन नए नाम और नए निशान के साथ इन पार्टियों के पास प्लान क्या है, कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे और आगे क्या योजनाएं होंगी, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है। तो आज के मेहमान जो है मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। आवाज़ अड्डा में हमारे लिए हैं आज सब, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इस पूरे खेल के जो मास्टरमाइंड है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी, इसके साथ ही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी, बाला साहब की शिवसेना के प्रवक्ता राहुल लोंदे जी, इसके साथ ही एनसीपी के प्रवक्ता बीएम श्रीवास्तव और राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास भोईटे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में और उम्मीद करेंगे कि एक दूसरे की बातचीत सुनेंगे और उसके बाद एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं। भाषा की मर्यादा का ख्याल जरूर रखें। तिवारी जी, आप मुस्कुरा रहे थे भी, हम स्क्रीन में हम लोग जब देख रहे थे। देखिए, अब मैंने भी कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी आप मुस्कुराने लगे। बहुत बड़ा एक टेस्ट होना है और निशान आपको मिल गया है, पार्टी का नाम भी हो गया है। मैं जब दोनों नामों को याद करने की कोशिश करा तो बड़ा अभी कुछ समय तक ये दिक्कत होगी कि कैसे नाम याद करें। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है तिवारी जी, जनता के बीच में जाना है, नए निशान नए नाम के साथ अपनी योजनाएं लेकर के, और उसकी असली परीक्षा 3 नवंबर के आसपास होगी। तैयार हैं आप? नहीं, हम जिस दिन बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी उसी दिन से तैयार है। हमारे लिए एकनाथ शिंदे यह कोई महत्व नहीं रखते और एकनाथ शिंदे जी ने अपना निर्णय ले लिया और पार्टियां टूटती रहती है। ऐसे इंदिरा जी ने भी पहले बेल जोड़ी थी, उनको दी नहीं गई थी, उन्होंने गाय बछड़ा लिया, फिर गाय बछड़ा भी फ्रीज कर दिया गया था, उन्होंने पंजा लिया। हर वक्त वो भारी बहुमत से चुन के आई। अब हम भी बहुत पहले तो हमारी पार्टी प्रादेशिक रीजनल नहीं थी, तो हमने पहले मशाली लिया था, इंजन लिया था, ढाल तलवार भी थी, जहाड़ भी था। एक बार तो हमने बीजेपी का भी निकाल लिया। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है। इतना क्या, बहुत डिसिप्लिन रहने वाली सीपीआई सीपीएम हो गई थी और समाजवादी समाजवादियों में 4-5 टुकड़े हुए, जनता दल, समाजवादी पार्टी या फिर समता पार्टी। तो मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता। महत्व तो यह है कि देश में प्रजातंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। हमको चैलेंज है और वो उद्धव जी पे बहुत उत्तरदायित्व है। महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है और गुजरात का जो आक्रमण हुआ, इस आक्रमण को लौटाने के लिए हमने हाथ में मशाल ले ली है। कौन सा आक्रमण गुजरात में हुआ? क्या बोले? कौन सा आक्रमण? मुझे लगा अरे गुजरात का ये मोदी शाह वाला आक्रमण भाई। ये तो कैसे सब बीजेपी में क्या है कि अमित शाह जी के सब गुलाम बैठे हुए हैं और देश में प्रजातंत्र एकदम खतरे में आ गया है। कैसे प्रजातंत्र कैसे खतरे में आ गया? देखो, सारे जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूट रहते हैं, हाँ, उनका फंक्शनिंग तो आप देख रहे हैं ना। हाँ, आपके हिसाब से नहीं चले, आपके हिसाब से फैसले ना आए तो प्रजातंत्र खतरे में?
देखो नीरज वाजपेयी, तुमने ही बोला था कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बोलूंगा ना, अरे मैं, मुझे तो बोलना ही नहीं, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? क्या बात कर रहे हो तिवारी जी आप? मेरा तो काम है यही, मैं तो बीच बीच में बोलूंगा, आप मुझको संबोधित करिए। आप भाई देखो नीरज जी, मैं बता रहा हूँ कि देश है ना, हाँ। एक बड़े संकट के परिस्थिति से जा रहा है। हम अगर तानाशाहों का विरोध करें तो हम हिंदू विरोधी हो जाते हैं, और अगर हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलके, भाई तानाशाही कैसे 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 तानाशाही तिवारी जी आप मुझे बताइए। आपकी पार्टी में तानाशाही नहीं थी, आपके विधायक सब टूट के चले गए, तो तानाशाही की वजह से तो गए। वो कह रहे थे हमारी बात नहीं सुनता कोई, बात नहीं करते, मिलने नहीं देते, यही तो बातें हो रही थी। अरे भाई देखो, बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता जो नंबर 2 पे है, नड्डा जी है ना, नड्डा जी अपने, उनको भी मोदी जी नहीं मिलते, और अमित शाह जी से मिलते तो बाद में कभी मिलने नहीं जाते। ये क्या बोल रहे लोग, जिस पार्टी में गए, अरे नेता नेता ही होते हैं, और संवाद नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ईडी थे, 50 खोखे का सब्जेक्ट है, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। देखो अभी अभी जो प्रमुख मुद्दा है, हमने देख लिया कि हमको बीजेपी से लड़ना है, और बीजेपी ने हमारे पार्टी को तोड़ा है। जो हमारे कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता थे, उनपे भी दबाव लाके इन्होंने तोड़ा है। तो विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल माय वर्कर्स हु ज्वाइंड the hand with the BJP to topple the government of उद्धव ठाकरे। तो मैं उनका सबका मान रखते हुए बोल रहा हूं कि समय बताएगा कि उद्धव जी का ये निर्णय बीजेपी के साथ सत्ता बनाना, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सत्ता बनाना, हिंदुत्व को छोड़ देना। यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये हिंदू विरोधी, और ये नॉन सेकुलरिस्टिक या सेकुलरिस्टिक क्या नेचर है, ये देखो कुछ चीजों का तो फैसला अब जनता में ही होने वाला है। अरे जनता तो अल्टीमेट है, जनता ही करेगी फैसला तिवारी जी। एक नीरज जी एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि क्या हमने अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, तो हमने जब बीजेपी से अपने संबंध तोड़े तो हमने जनता में जाना था। चलो वो गलती हो गई, क्यों नहीं गए? इसके क्यों नहीं गए? क्या बोला? जनता में क्यों नहीं गए थे? चले जाते। अरे भाई वो जाना चाहिए था, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ चुनाव लड़ते, वो उस वक्त के ऐसे माहौल भी नहीं था, इतना खर्चा वर्चा भी बहुत होता था लोगों का, और यही 40 लोग अभी हमको छोड़ के गए। इन्होंने ही बोला था जाना मत बोल के, सही बता रहा हूँ। मैं अरे तिवारी जी अब आप ना लीपापोती कर रहे हैं, अब आप इधर उधर घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं कि सुनो ना, वही नहीं सुने क्या? अब रुकिए, दूसरे ही सुनेंगे पहले। नीरज जी आपके बगल में बैठे हुए टारगेट पे आप उनको ले रहे, बार बार उंगली दिखा रहे हैं। गया था मैं, एकनाथ शिंदे के साथ ही शिवसेना में गया था, फिर क्यों छोड़ दिया? रुका रहा, क्यों छोड़ दिया? अब जाने दो। नहीं, मैं बता रहा हूं कि गद्दारी समाज को अच्छी नहीं लगती। अरे वो कह रहे हैं गदर है ये, तिवारी जी ये गदर कह रहे हैं, शिंदे जी कह रहे हैं गदर है, गद्दारी नहीं है। रुकिए, अब रुकिए ना भाई, रुकिए ना भाई, बराबर के समय दूंगा। पांडे जी एक मिनट आप रुकिएगा, आप तो मेन टारगेट है, लेकिन राहुल जी हमारे साथ। राहुल जी सुन रहे, तिवारी जी कह रहे हैं क्या आप लोगों ने गद्दारी की है और प्रजातंत्र खतरे में डाल दिया आपने, आप लोग बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। देखिए तिवारी साहब बहुत बड़े ज्येष्ठ नेता है, किसान नेता है, उनके अनुभव का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन गद्दारी और गदर में बहुत फर्क होता है। 1857 में मंगल पांडे जी ने भी गदर किया था, और जो तिवारी साहब बता रहे हैं कि उत्तरदायित्व जो उद्धव साहब को बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था, कमान दी थी, जो इनके प्रवक्ता हर चैनल पे बार बार यही बात दोहराते हैं, राष्ट्रीय चैनल रहे दो, प्रादेशिक चैनल रहने दो, कि 2012 का एक दाखला देते हैं, उदाहरण देते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क के सभा में मेरे उद्धव जी को संभालो और मेरे आदित्य को संभालो, ऐसे बाला साहब ठाकरे जी ने उस व्यासपीठ पे, उस विचार मंच पे कहा था। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी को ये पता नहीं था कि मैंने जिनके हाथ में कमान दी है ये मेरे वारसदार है, मेरे पार्टी के वारसदार है। ये बाला साहब को पता नहीं था कि मेरे पश्चात जो मैंने संगठन बांधा है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा मैंने
इस राज्य को, इस देश को, इस दुनिया को दी है, वो विचारधारा खत्म करने के काम मेरे ही वारसदार करने वाले हैं। जिनके हाथ में मैंने कमान दे दी वही मेरी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस रहने दो, कांग्रेस रहने दो, उनको बेचने वाले हैं। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने 1966 में हिंदुत्ववादी मुद्दे पे, मराठी मुद्दे पे शिवसेना की स्थापना की, संगठन बांधा, वही मुद्दे पे बाला साहब ठाम थे। क्योंकि बाला साहब के मुंह से निकला हुआ शब्द एक गोली जैसा था, एक तीर कमान जैसा था। एक बार मुंह से गया तो बाला साहब ने कभी पीछे लिया नहीं। और बाला साहब का यही कहना था कि इस देश में हिंदुत्व रहना चाहिए, हिंदुत्व आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुत्ववादी भूमिका भी आगे जानी चाहिए। लेकिन बाला साहब ठाकरे के पश्चात 2012 के बाद क्या हुआ, ये सब दुनिया ने देखा है कि बाला साहब ठाकरे के विचार उनके ही बेटे ने, उनके ही पोते ने कैसे बिखर दिए, कैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी में खुद के पार्टी का विलीनीकरण कर दिया। ये विलीनीकरण भी बोलता हूँ, डायरेक्टली बोलता हूँ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू सब जगह सबने पढ़ा है कि मैं कांग्रेस का विरोध करता हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा का विरोध करता हूँ। अगर जिस दिन मुझे लगा कि मेरी शिवसेना पार्टी की कांग्रेस होने वाली है, उस दिन मेरी पार्टी में खुद बंद कर दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे जी का बयान था। और यही लोग ये भूल गए हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो बयान थे, बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका थी, इन्होंने तोड़ मोड़ रख दी। सावरकर, स्वतंत्र विनायक सावरकर, इनका नाम भी 2.5 साल में इस महाराष्ट्र के सदन में लेने की शिवसेना विधायक को बंदी थी। बाला साहब ठाकरे जिनको पूरी दुनिया हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचानती है, वही हिंदू हृदय सम्राट उनके नाम से विशेषण ये भी निकाल दिया गया। ये कौन से विचार बाला साहब के आगे लेने जाने थे? अभी जो तिवारी साहब बता रहे हैं कि गद्दारी, खोके, ये देखिए, ये प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, ये तो उठाव है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब ठाकरे जी ने अपना पूरा आयुष्य खर्च किया, लोगों को मैसेज दिया कि ये दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी के विचारधाराओं के विरोध में है, लेकिन उनके ही सुपुत्र ने, उनके बेटे ने, उनके ही कुछ नेताओं ने पार्टी बेचने का काम किया है। तिवारी साहब, ये आप ज्येष्ठ नेता है, महाराष्ट्र की आप बड़ी राजनीति जानते हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से गद्दारी नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी, राहुल जी रुकिएगा एक मिनट। उन्होंने गिरवी रखी। तिवारी जी, एक बहुत छोटा सा जवाब, जो पहली गद्दारी है, जो आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, यानी उद्धव ठाकरे जी ऊपर, कि उन्होंने उस विचारधारा से अपने आप को किनारा कर लिया जो बाला साहब लेके चले थे, और जिसको अभी उदाहरण भी दे रहे थे राहुल जी, कि बाला साहब क्या सोचते थे और फिर आपकी पार्टी क्या सोचने लगी। टूट का जो असली कारण बताया जा रहा है, ये तो आरोप है, इसको तो मानिए। आप खुद डिविएट हो गए, आप उनको कह रहे गद्दार। एक मिनट मेरी बात सुनो। छोटे में राहुल जी को, देखो राहुल जी, मुझे जवाब देना है ना। हाँ, आपको देना, लेकिन संक्षेप में। बहुत संक्षेप में दूंगा भाई, हमको तो समय ही नहीं मिलता अभी। तो राहुल को मैंने पहली बार सुना, अच्छा प्रवक्ता है, उसको मैं शुभेच्छा भी देता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, 67 में हमने शिवसेना बनाई। मुझे एक बताता है कि 77 में इमरजेंसी लगी थी, सारे अपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो गए थे, लेकिन बाला साहेब इंदिरा जी के साथ रहे थे। तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना अपना निर्णय लेती है। अभी आप तिवारी जी, गलत उदाहरण मत कोट करिए। बाला साहब में आपने जो अभी बताया ना, बाला साहब आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते थे। अगर कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं तो बाला साहब उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि वो आपके साथ समर्थन में खड़े। आपने उदाहरण ऐसे हल्के से कोट कर दिया ना। हाँ, बताइए। नीरज, मैं क्या बोलता हूँ, इमरजेंसी का खुलकर सपोर्ट बाला साहब ने किया था, और चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के साथ में, जहां पर कांग्रेस भी बुरी तरह हारी थी और शिवसेना भी सफा हो गई थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक जैसे जैसी परिस्थितियां बनती है, वैसे वैसे पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं। जैसे बीजेपी ने भी कम्युनिस्टों से भी समझौते किए थे, मोदी बाबू उन्होंने कश्मीर में भी समझौते किए थे। तो ये सब पॉलिटिकली होता है। अगर हमने गलत किया है तो लोग हमको चुन के नहीं देंगे, बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। असली टेस्ट वहीं पे है पांडे जी, लेकिन इसके मास्टरमाइंड आप हैं। तिवारी जी का सीधा आरोप है कि ये जो खेल खेला है आप लोगों ने, वो खेल है, लेकिन वो खेल अब हो गया है। अब असली टेस्ट हो रहा है जनता के बीच में, होगा जनता के बीच में टेस्ट। नीरज जी, सबसे पहले
हाँ, बिल्कुल जनता के बीच में ही टेस्ट होगा, और टेस्ट पहले भी हुआ था। 2014 में टेस्ट हुआ था एक, जब पूरी की पूरी शिवसेना एक साथ थी, और आज के डेट में तो 70-80% शिवसेना निकल गई है। केवल ये बार बार खोखा गद्दार कहते हैं दूसरे लोगों को। ये कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जो हमारे जो तिवारी जी वाली जो शिवसेना है, इनको अपने लोगों को गाली देने में मजा आता है। कांग्रेसी हर चैनल पे बैठ करके बोलेंगे हमारे नेता बिकाऊ है, ये बिक जाते हैं, ये जा करके किसी के साथ पैसे पे बिक जाते, ये अपने ही लोगों को कहते हैं खोखा ले लिया, उनको गद्दार बोलते हैं। मुझे लगता है राजनीति में इन्होंने अभी कहा ना कि अलायंस होता है, तो इनको सोचना चाहिए कि क्यों इनके ही लोग 40 और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में 18 में से 12, पूरा ठाणे साफ, कोंकण साफ, कल्याण डोंबिवली वाली साफ, मुंबई साफ, सोचते नहीं है गाली देना है, क्योंकि मुझे तो किसी को गाली देना है। अब मैं आता हूं विषय पर। देखिए, पहले भी हुआ था, अगर आप 2014 का चुनाव याद रखिए, हम अलग लड़े थे, और पूरी की पूरी जब शिवसेना एक थी तो शिवसेना को आई थी सीट 63, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे 122 सीट लाई। हम अलायंस किए, इनका सीट बढ़ा, हमारा सीट घट गया, हमारा 105 सीट हो गया इनके साथ जाने से। आज जो परिस्थिति है, 80% शिवसेना का अलायंस है बीजेपी के साथ। फिर आपको एक और टेस्ट जो जनता ने दिया था उसको याद रखने की जरूरत है, आपके जो लोग जो आपका चैनल देख रहे हैं। जब 2017 में चुनाव हुआ था बीएमसी का, तो हम 82, शिवसेना 84, पूरी शिवसेना। आज के डेट में 80% शिवसेना गायब है। तो जनता जो करेगी वो तो करेगी। तीसरी बात है, आज आपके चैनल पर आप फिर से इसके रिपीट पे दिखाइए कि तिवारी जी ने माना है कि गलती हुई कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए, लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, इनकी गलती चल रही है। अभी जो अंधेरी ईस्ट में चुनाव हो रहा है, ये फिर हिंदू द्रोही और गद्दारों के साथ जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ काम किया है। और मैं ये कहता हूं तिवारी जी से कि तिवारी जी, मशाल आपको मिला है, कम से कम उस मशाल की रोशनी में जो बाला साहब की आइडियोलॉजी थी ना, उसको ठीक से देखिए और सोचिए। अभी तक तो आपको दिख नहीं रहा था, 40 लोग चले गए एमएलए, 12 एमपी चले गए, पूरी की पूरी यूनिट चली गई कई जगह की, अभी भी नहीं दिख रहा है। कम से कम ये जो मशाल मिला है ना, इसको प्रणाम करते हुए जो आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो जा रहे हैं ना, उस मशाल में अपने आइडियोलॉजी को ठीक से देखिए। अब मैं तीसरी बात आता हूं, इन्होंने कहा सावरकर, बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। वाजपेयी जी ऐसे नहीं चलेगा, मैंने आधे टाइम में अभी मेरा पूरा टाइम नहीं हुआ, चुप रहिए तिवारी जी। अब मैं बात करता हूं, सावरकर को जब गाली दिया मणिशंकर अय्यर ने गाली दिया था सावरकर को, बाला साहेब ठाकरे ने चप्पल से उसके पुतले को शिवाजी पार्क में पीटा था, चप्पल से। तिवारी जी को याद होगा। ठीक है। आज क्या हो रहा है, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने फिर से सावरकर को गाली दी। क्यों नहीं चप्पल से उसके पुतले को पीट रहे हैं उद्धव ठाकरे जी? अगर वो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, अगर वो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो फिर वो जानेगा भाई। अब बात आती है, अरे रुक जाओ यार तिवारी जी, रुकिए। अब क्या है, इनके पास कुछ करने को नहीं है। वाजपेयी जी के पास कुछ भी कर, राजू जी खुद का तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं है, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब सुनिए, तो ये बार बार बोलेंगे प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, यह परिवारवाद खतरे में है। मैं बता रहा हूं तिवारी जी, बीच में मत बोलिए प्लीज, ये बहुत अच्छा चैनल है, इस पर हल्ला करने के लिए मत आइए और अपनी बातों को रिपीट करते हैं केवल आप। मेरी बात सुनिए, आपने अभी कहा तानाशाही है, किसकी तानाशाही है? परिवार की तानाशाही नहीं चलेगी। अभी एक कांग्रेस पार्टी है, उसके कोई नहीं है, 3 लोगों की पार्टी है, आपकी 2 लोगों की पार्टी है। अरे जनता पारिवारिक तानाशाही की जो पार्टी है ना, उसको रिजेक्ट कर रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी छोटा भाई को मान रही है। आगे अभी आपने हमारे बड़े नेताओं के बारे में बात की, क्यों मिलते नहीं है? हमारे पार्टी में कोई जमीन का वर्कर सीएम बन जाता है, जमीन का वर्कर अध्यक्ष बन जाता है। आप बताइए ना, तिवारी जी कब अध्यक्ष बनेंगे? शिवसेना जो ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे हैं, आपका ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। 2.5 साल से सरकार चली थी, सरकार कहां थी? कोमा में थी सरकार। आपके 2 मिनिस्टर जिनके साथ आप गए, वो 2 मिनिस्टर अभी भी जेल में हैं। एक को तो लगता है बेल मिल गया है हेल्थ ग्राउंड से, लेकिन दूसरे केस में मतलब चोरों का सरगना बना करके चल रहे थे।
आपकी सरकार में 100 करोड़ रुपए का आरोप कमिश्नर ऑफ पुलिस लगा रहा है। जी, तो राजू जी। आपके पास काम करने के लिए कुछ है। और राहुल जी को भी दिखाइए सही स्क्रीन पे, चल हाँ। रही है। प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, परिवारवाद खतरे में है। और जी जो जी जी परिवारवादी पांडे जी रुकिए एक बता रहा हूं मिनट, आपको, रुकिए हमारे अलायंस है भटक गए, शिंदे जी मुद्दे के से साथ, भटक। क्योंकि वो परिवारवादी तिवारी जवाब छोटा सा दीजिए उसको राहुल जी। लोग है। एनसीपी जाइए, सारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज है। मैं बस लास्ट लाइन, वाजपेयी जी, हाँ। उद्धव ठाकरे प्राइवेट लिमिटेड, पवार साहब प्राइवेट लिमिटेड, लालू यादव प्राइवेट लिमिटेड, अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई पार्टियां हैं? ये पार्टियां आपको पार्टी लगती है? सब ये सब प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे बाप को मेरी जमीन मेरे बेटे को जाएगी, ऐसे ही मेरी बेटी मेरे बेटे को जाएगी, मेरी बेटी को जाएगी। अरे इनको तो पहले इलेक्शन कमीशन में जी, तिवारी जी छोटे में जवाब दीजिए। पार्टी है कि प्राइवेट लिमिटेड है? तिवारी जी संक्षेप बहुत छोटा जवाब दीजिए, फिर राहुल जी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये देखो, मैं खिसियानी बिल्ली खंबार नोच रही है। हमने शिवसेना को अपनी जगह, हमने भाजपा को अपनी जगह बताई, उन्होंने बदले से ये सब कुछ किया है। जनता ही तय करेगी कि हमें हमारे पीछे जनाधार है या ये जो खोखा पार्टी है उनके तरफ जनाधार है। ये जब देखेंगे ना, अगर खोखा अगर खर्चा नहीं होगा तो राहुल भी बताएंगे। हाँ, पैसे ऐसे तो सब हुआ ना। एकनाथ शिंदे तो 14 ही विधायक ले गए थे, बाद में के तो देवेंद्र जी ने भेजे। अरे तिवारी जी, अब अभी जो आपने उदाहरण दिया था किसानी बिल्ली वाला, वो अब शिवसेना के ऊपर लागू है, मतलब आप वाली पे। अच्छा, एक ये आपकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है ना? मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बहुत अच्छा नाम है। यही नाम पसंद है हमको। हाँ, ये है ना। आप देखिए इसमें और ये मशाल भी रहेगा। हाँ, मसाल सुनो। अरे भाई, डंडू भी। अरे भाई मेरे को सवाल तो पूछने दो। तिवारी जी सवाल पूछने दो महाराज। डंडा एक तरफ लगाएंगे। हाँ ठीक है, डंडा लगा लीजिए शिवसेना। अब देखिए इसका नाम देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। इंडिविजुअलाइज कर दिया आपने। बाला साहब तो एक कल्ट फिगर है, उद्धव जी ने अपना नाम डाल दिया। ये क्या है? मतलब मैं नाम पे आपत्ति नहीं, मेरी आपकी चॉइस, आप जो भी रखें, लेकिन इंडिविजुअलाइज कर दिया आपने। अरे नहीं भाई, ये बाप चोर पार्टी है दूसरी। तो हमने बताया हमारा बाप हमारा ही बाप है। हाँ, तो उन्होंने अपने बाप का नाम लगाते तो बहुत अच्छा था। अब हमारे बाप को भी चोर रहे। बाला साहब किसी एक के थोड़े थे, बाला साहब सबके थे। राहुल जी, बाला साहब का नाम लगाया आपने, कह रहे हो तो उनके थे। बाप चोर पार्टी है, बाप चोर पार्टी। राहुल जी बच्चा चोर पार्टी समझा था, बाप चोर पार्टी आ गई है। नीरज जी, आपने एकदम सही बात की। जो महापुरुष रहते हैं ना, वो किसी के नहीं होते हैं। बाला साहब भी हमारे लिए एक दैवत थे, महापुरुष है, और महापुरुषों के विचार सबके लिए होते हैं। उद्धव ठाकरे साहब, उनके पोते आदित्य ठाकरे साहब, उनके प्रॉपर्टी के वारसदार है, लेकिन बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों के वारसदार दुनिया में हर जगह बसा हुआ हिंदुत्ववादी विचारों का वारसदार हर आदमी है। ये बात पहले तिवारी साहब और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो पक्ष प्रमुख है, उनको समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने, जैसे राजीव जी ने बताया कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने कर दी है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहने दो, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले रहने दो, ऐसी जो बड़ी बड़ी हस्तियां, जो महापुरुष इस दुनिया में होके गए, इस देश में होके गए, उनके विचार सबको लागू होते। उनके ऊपर किसी की मालमत्ता, किसी की खासगी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात पहली सब लोगों ने जान लेनी चाहिए। और मेरा यही कहना है कि आज मेरी उम्र 40 साल है, 42 साल है, मैं बड़ा बाला साहब के विचारों पे, मुद्दे पे बड़ा हूँ। अगर मैं बोलूंगा नहीं उद्धव ठाकरे के वो पिताजी है, तो मैं उनके छोड़ दूंगा, ऐसी बात नहीं रहती तिवारी साहब। विचार, उनके विचारों पे सबका हक होता है, और वही विचार एकनाथ शिंदे साहब रहने दो, मेरे जैसा कार्यकर्ता रहने दो, या महाराष्ट्र में 36 जिले में 358 तालुका में 43,000 गाँव में 28,000 ग्राम पंचायत में 27 महानगर पालिका क्षेत्र में, जहाँ बेटा सुनिए ना, आप ज्येष्ठ नेता है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की बात सुनिए ना प्लीज, आप सुनिए ना पहले बात। राहुल पाठीत खंजीर खुपसाल नाही शिकवलं बाळासाहेबांनी, असं नाही करायचं बेटा। अहो, पाटील खंजीर खुपसलं नाही, ज्या कांग्रेस जिस कांग्रेस के साथ, तो आज आपने अच्छा मुद्दा निकाला। आइडियोलॉजी भारतीय घटने के खंजर ढोका बाबा साहब अम्बेडकर के थे, वो लोग जिम्मेवार है बाबा साहब के पीठ पे ही कांग्रेस ने खंजीर
मौका है ना दो बार। आजा राजू, तुम भी आ जाओ। लोकसभा इलेक्शन राहुल तुम जोर पड़ गया। राजू तुम भी आ जाओ। डॉक्टर बाबा राहुल कमजोर पड़ गया, तुम भी आ जाओ। खंजीर तुम भी आ जाओ। पीठ पे खंजीर डाला है। अरे तिवारी क्या साहब, ये कमजोर। इतिहास है, इतिहास कि कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा है। बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कांग्रेस वालों ने छोड़ा है। बस एक लाइन कहना है, बाबा साहब का नाम लेने के लिए 30 सेकंड मेरी बात प्लीज, मेरी बात पहले होनी अरे राजू दीजिए। बात भी बताएंगे अब। मैं यही बात बता रहा हूँ। आप तिवारी साहब आप डाइवर्ट लेकर आप रास्ता बदल रहे हैं चर्चा का। मैं यही बात कर रहा हूँ। आप कुछ सबके होते हैं, आपको एक मातोश्री है, दूसरे मातोश्री हो गई, ये उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन बाला साहब एक ही है। जैसे आप बोल रहे हैं ना उद्धव बाला साहब ठाकरे, यही नाम हमको चाहिए था, तो कल तक आप क्यों बोल रहे थे कि बाला साहब शिवसेना की है? मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है, मेरा दावा है कि 19 जून 1966 में बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की। उस दिन भी वो बाला साहब की शिवसेना थी, आज भी बाला साहब की शिवसेना है और कल भी बाला साहब की शिवसेना रहने वाली है। लेकिन इन्होंने क्या किया? तो बाला साहब का नाम दे दिया, बाला साहब का साथ, और आज बाला साहब का अरे रुको ना, अब हमारे भी दो मेहमान और हैं भाई, उनसे भी बात करनी हुई है। राहुल बेटा एक बात याद करता हूं। नीरज जी मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। अतुल जी रुक जाइए एक मिनट। राहुल जी माफ कीजिए, राहुल जी रुकिए एक मिनट। एक लाइन उसके बाद में फिर भारतीय श्रीवास्तव जी और भोईटे जी के पास जाता हूँ। बोलना चाहता हूँ राहुल जी रुकिए, एक लाइन पांडे जी आपकी और एक लाइन तिवारी जी आपकी। अब ऐसा करो लोग सुन भी पाए जी। एक लाइन प्लीज। हाँ एक लाइन बोलिए पांडे जी। देखो नीरज जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज बनाई, उन्होंने पूरे देश को एक किया। बाला साहेब ठाकरे जी ने जब हिंदुत्व की बात की, पूरे देश के हिंदुओं को और देश को एक किया। आज आपके चैनल पर बैठ करके ये जो पार्टी है जो खोखा और गद्दारी की बात करते हैं, इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में झगड़ा लगाने के लिए बात किया है किशोर तिवारी ने। बड़े सीनियर आदमी है, मुझे बताइए क्या ये शिवाजी महाराज को भी भूल गए जिन्होंने हिंदवी स्वराज बनाई? आज ये गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमारा पूरा देश एक है, मुझे स्वराज एक है, जवाब बाला देने साहेब देना। ठाकरे की आइडियोलॉजी एक है। और क्या बोला आपने तिवारी जी? आपको विड्रॉ करना चाहिए कम से कम ये लाइन। आप सीनियर आदमी हैं, आप इस चैनल पे आपने कहा गुजराती अटैक है महाराष्ट्र पे। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं शिवाजी महाराज को मानिए, बाला साहेब ठाकरे को मानिए, आपकी पार्टी भटक गई है। लास्ट लाइन मसाल में थोड़ा ठीक से शिवाजी महाराज बाला साहेब ठाकरे को थोड़ा ठीक से देखिए, उनके तिवारी जी बहुत छोटे में। अरे आपको जवाब मौका दे रहा हूँ, आप बहुत छोटे में। एक मिनट नीरज देखो, मराठी अस्मिता को जिंदा रखने के लिए हमने मशाल हाथ में लिए और तानाशाह को भी अपने जगह बताने के लिए लिए। और ये जो गुजराती वर्सेस मराठी की बात की है, ये गलत है। एक मिनट है यार। अब तुम तुम्हारा टेम्परेचर भी ड्रॉप करो, बीपी भी कम करो। गुजराती साम्राज्य यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ मराठी साम्राज्य ही रहेगा। जो कुछ तुम आप बोल रहे हैं जी। तिवारी जी रुक जाइए, आजा रुक जाइए, एकदम रुक जाइए। तिवारी जी कोई वाक्य तो एक वाक्य भी पूरा नहीं हो दे रहे। अरे रुको ना सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हो कि गुजराती का यहाँ नहीं चलेगा, मराठी के यहाँ राज रहेगा। एकनाथ शिंदे जी मराठी है, राहुल लोंदे जी मराठी है और पांडे जी यहाँ बहुत दूर से रह रहे, ये भी मराठी, मैं भी मराठी हो गया हूँ। अब ये क्या आप मतलब मराठी हो सकता है? शिंदे जी मराठी नहीं, भोईटे जी भी मराठी है। बिल्कुल नहीं, वो खोखा राजनीति से हमारी अस्मिता नहीं। कुछ चीजें आप जो बोल रहे हैं ना सर तिवारी जी, आप थोड़ा इस शो को हम जब रिपीट में चलाएंगे तो आप सुनिएगा आप क्या क्या बोल रहे हैं कि अपने बाप का नाम लगाए। बाला साहब बिल्कुल की एक आइडियोलॉजी वो सबके हैं, उन पे कोई पेटेंट है क्या कि खाली उद्धव जी के बाला साहब है? उनकी विचारधारा किसी की भी हो सकती है। वो गद्दारों के है या नहीं, ये आप थोड़ी तय करेंगे कि वो गद्दार है, ये जनता तय करेगी। अब इसको जनता में छोड़िए ना फिर आप। बट एक पार्टी के नाते, एक विचारशील पार्टी के नाते आपको इन चीजों से बचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जब बोलते हैं ना तो फिर आप वन साइडेड हो जाते हैं। शिवाजी किसी एक के हो सकते हैं क्या? शिवाजी महाराज सबके हैं, उनका 12 MP चुरा लिए। तो आप दोबारा चुनाव लड़के इनको हरा दीजिए, इनको 0 कर दीजिए, एकदम वापस ले आइए जीत के अपने सारे विधायक ले आइए ना। इसमें कौन रोक रहा है आपको? पहले तो डिबेट हो रही है, उसके पहले तो डिबेट हो रही है।
तो डिबेट में ही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप मतलब क्या क्या बोलते हैं तिवारी जी, मतलब आप तो मुझे लग रहा है कि खुद ही जो है मतलब अपनी कौन सी पार्टी में नाम भूल जा रहा हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का मतलब जो है नुकसान करने लगते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा रुकिए, नहीं रुकिए, समय एकदम जा रहा भाई। अभी डीएम श्रीवास्तव जी के पास और भोटे जी के पास में गया नहीं, दो विश्लेषक और मेरे पास। श्रीवास्तव जी पहले आपके पास, फिर सबकी समीक्षा भोटे जी कराएंगे। श्रीवास्तव जी, मराठी अस्मिता को एक फ्रेम के रूप में यूज करते हैं, लेकिन असली लिटमस टेस्ट अब होने वाला है यहाँ पे। अंधेरी उपचुनाव से छोटा सा एक नमूना मिलेगा, उसके बाद बीएमसी चुनाव असली टेस्ट होगा। एनसीपी की क्या भूमिका है, अब आप लोग अपनी क्या पोजीशनिंग कर रहे हैं? देखिए कि एनसीपी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि हम लोग महाविकास अघाड़ी के पार्टनर हैं और महाविकास अघाड़ी में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये महाविकास अघाड़ी को चला रहे हैं, ये महाविकास अघाड़ी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो पहले था वही आज है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज विधानसभा में महाविकास अघाड़ी के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनको शिवसेना के विधायकों का और कांग्रेस के विधायकों का पूरा समर्थन है। तो महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व है, और इस चुनाव में भी, ये जो चुनाव अभी अंधेरी ईस्ट में होने वाला है जिसमें 3 नवंबर को मतदान होगा, उसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों ने तय किया है कि वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से समर्थन देगी, और हमारे कार्यकर्ता हम लोग सब मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ेंगे। क्योंकि उसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि हिंदुत्व के नाम पर एक ऐसी पार्टी थी शिवसेना के रूप में जो कि उनसे एक कदम आगे थी। ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को खलती थी, और उसके परिणाम स्वरूप ये जो सामने जो महाराष्ट्र में हुआ है वो सबसे बिल्कुल सारा मामला सामने है। अभी इस चुनाव में भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी मैदान में नहीं है। यहाँ पर बीजेपी जो एक पहले उम्मीदवार थे मुर्जी पटेल साहब, जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जिनको शायद 30 या 31% वोट मिले थे उस समय शिवसेना प्रत्याशी के खिलाफ, उनको उन्होंने बारो किया है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कोई नेतृत्व है नहीं बीजेपी के पास। ये इसी प्रकार से करते हैं जैसे कि लोकसभा के 303 में से करीब 78 से ज्यादा ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं जो दीगर पार्टियों से, और यही हाल महाराष्ट्र विधानसभा में भी है कि इसमें कई इनके ऐसे विधायक हैं जो दीगर पार्टियों से तोड़ के उन्होंने उनको टिकट दिया, फिर अपने सिंबल पे चुनाव जिताया। तो इनको एक शिखंडी की जरूरत थी, तो इन्होंने शिखंडी के रूप में ऐसे बहुत सारे लोग शिवसेना में भी थे, पहले वाली संयुक्त शिवसेना में भी ऐसे लोग थे। मैंने इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया। तो फिर ये उदाहरण देने का क्या मतलब है? अब्दुल सत्तार कौन थे, कहां से आए थे, शिवसेना में कहां से आए थे वो? ये उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है ना। क्यों नहीं मतलब? ये आपका व्यू हो सकता है, नहीं मेरा व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो सब लोग आते जाते रहते पार्टियों में। नीरज साहब, ये आपका व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा आपका व्यू पॉइंट अलग है। ठीक, आपका कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। अच्छा एक बीएम श्रीवास्तव जी, एक चीज में बताइए, ये जो अरे सुनिए ना सर, एक मिनट, ये जो अंधेरी ईस्ट वाले आपके पेशेंस क्यों हो गए नीरज भाई? अरे सवाल सुनो महाराज श्रीवास्तव जी, अरे मैं सवाल तो पूछूंगा संतुलन बनाने के लिए, सवाल तो सुन लो, आप ही से पूछ रहा हूँ। ये जो अंधेरी ईस्ट वाले जो आपके प्रत्याशी हैं, ये संयुक्त प्रत्याशी हैं या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रत्याशी और आप लोग समर्थन करें? मैं ये जानना, अघाड़ी के संयुक्त प्रत्याशी हैं क्या ये? नीरज भाई, आपसे कम से कम मुझे ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा कैसे नहीं? पोस्टर में क्या लिखा रहेगा? महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी या नई शिवसेना के प्रत्याशी सपोर्टेड बाय कांग्रेस एंड एनसीपी? मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, संयुक्त प्रत्याशी का क्या तात्पर्य होता है? सिंबल किसी एक का होता है। हाँ। महाविकास अघाड़ी का अपना कोई सिंबल है क्या? नहीं। अरे भाई साहब, पोस्टर में क्या लिखा जाएगा मेरे को ये जानना है। यही लिखा जाएगा, समर्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना समर्थित, वो लिखा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई कि ये महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं जो शिवसेना के वाले लड़ रहे हैं। जी प्रश्न अच्छा नहीं है आपका। आपसे मुझे इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी। अब सर अपेक्षा तो मुझे बहुत सारी आपसे नहीं थी, लेकिन ये जानना जरूरी है। चलिए आप आगे बताइए। चलिए खैर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। अभी मैंने आदरणीय पांडे साहब को भी सुना और एकनाथ शिंदे साहब के प्रवक्ता जी को भी सुना। देखिए बात बहुत स्पष्ट है, यह है पूरी तौर से एक राजनीतिक लड़ाई। जो होना था वो हो चुका है।
क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन हकीकत इसकी ये है कि आज शिवसेना दो फाट हो चुकी है। एक का नेतृत्व कर रहे हैं शिंदे जी और एक का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब। हम लोगों का समर्थन आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना के साथ है और हम लोग महाविकास आघाड़ी में एक प्रमुख उसके कंटेंट्स होने के नाते हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। जहां तक बात बीजेपी की है, बीजेपी ने एक इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे, आज उनको सामने लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में 3 नवंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद ये बात तय हो जाएगी कि मुंबई की जनता ने या महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस ऑपरेशन लोटस को, जिसपे कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली सरकार को तोड़कर इस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति को अस्थिरता के दौर में डाल दिया, उसका जवाब उनको मिल जाएगा। तो मैं सोचता हूँ इस पे पांडे जी को बहुत ज्यादा विचलित होने की या श्रीवास्तव जी चुनाव लड़े, काम करें। श्रीवास्तव जी आपने मैंने श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई। जो एनसीपी चाहती थी उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को खत्म करने के लिए जी, इनको बहुत बहुत बधाई। पांडे जी, और अगर इन्होंने समर्थन कर दिया, मैं सोचता हूँ कि बीजेपी जो चाहती थी, हारेंगे अंधेरी ईस्ट में। बीजेपी जो चाहती थी का जो एजेंडा था, जो शरद पवार साहब, अजीत दादा, देखिए जब ही खत्म हुआ तो इन्होंने उनको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया। इस देश के वाजपेयी जी, ये देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, तो क्यों हल्ला कर रहे हैं? सफल नहीं हुए। आप जो चाहते थे आपको उद्धव ठाकरे जी को खत्म कर देना है, नहीं तो बना देते उनको प्रतिपक्ष का नेता। पांडे जी और श्रीवास्तव जी रुक जाइए, भोइटे जी के पास जाइए, भोइटे जी की सवाल सुनना। भोइटे जी, क्या चल रहा है ग्राउंड पे? आपने सुना दावे प्रतिदावे, लेकिन अरे रुकिए ना श्रीवास्तव जी, अब एक एनालिस्ट की बात सुन लीजिए ना। आप सब लोग तो पार्टी वाले हैं, तो आप पांडे जी को क्यों नहीं रोक पा रहे? पांडे जी को रोक दिया ना मैंने। कहाँ रोका आपने? रुक गए, देखो चुप है एकदम। के बाद रोक रहे हैं आप? क्या नीरज जी, आप पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं। भाई मैं कैसे मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं? ना करिए, जितना मौका आप दूसरों को दे रहे हैं उतना मौका आप मेरे को भी दीजिए। सर मैंने आपको उतना मौका दिया। आप अच्छा, आप जब दोबारा शो चलेगा आप देख लीजिएगा ऑन एयर टाइम कितनी देर आप बोले। चलिए आगे चलिए। भोइटे जी, मूल सवाल यह है कि अब जनता किसके साथ खड़ी होगी? नाम बदल गए, चुनाव चिन्ह मिल गए, चुनाव भी एकदम सामने आ गया। तो पहला छोटा टेस्ट 3 नवंबर को, उसके बाद बड़ा टेस्ट बीएमसी में, जब भी उसकी डेट्स आएंगी। आप तो बहुत पत्रकार हैं सर, घूमते रहते हैं जमीन पे, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। क्या मूड माहौल दिख रहा है? किस तरफ लोग हैं? क्या सोच है उनकी इस समय? नीरज जी, इस पूरे बहस में मेरी स्थिति तो उस आम आदमी जैसी हो गई थी जिससे नाम से हर कोई राजनीति करता है लेकिन ध्यान कोई देता नहीं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राहुल लोंढे जी मेरे मित्र है, एक तो उनके नाम में गलती जा रही है, कृपया उसे। और दूसरी बात, बाला साहब ठाकरे का जिक्र बार-बार नाम सही कराइए, मैं उनका नाम सही करा दूं। बताइए। लोंढे होना चाहिए था, मुझे लगता है डा तो है सर, डा कर दें उसको। ड नहीं, ड है, उसे ढ कर दीजिए। ढा कर दें, ओके, मैं भी कराता हूँ। प्रोड्यूसर भाई इसको नाम को ढा कर दीजिए, डा नहीं है, ढा है। और दूसरी बात ऐसी है कि बाला साहब ठाकरे का जिक्र बार बार महापुरुष के तौर पे हो रहा है, लेकिन राहुल लोंढे जी की पार्टी के नाम में बहुत ही गलत तरीके से उसका गया बाला साहब जी करके। ये बहुत ही उनके लिए सम्मान के लिए ठीक नहीं है। बाला साहेबान जी, एक मात्रा और एक बिंदी कृपया बढ़ा दीजिए। ओके, मैं ये भी सही कराता हूँ, क्योंकि जी भाई डॉक्टर साहब ये भी सही करिए। मराठी में जो, एक मिनट रुकिए भट्टे साहब, बाला साहेबांची, एक मात्रा, ब के बाद एक मात्रा बढ़ा दीजिए और उसके ऊपर एक बिंदी दे दीजिए। नहीं, उसके बाद में चा भी लिखा जाएगा ना जी? हाँ, बाला साहेबांची। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, भाई इसको भी सही करिए, साहेबांची करिए, और उसको और लोंढे साहब में डा की जगह ढा करिए जी। ये मैं करेक्शन कराता हूँ जी, प्लीज बताइए। दिक्कत यही होती है, हम लोग महापुरुषों का जिक्र तो करते नहीं सर, क्या होता है कि जो मराठी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बदल जाता है। मैं खुद न्यूज चैनल में रह चुका हूँ, मैं समझता हूँ, मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। नीरज जी, बहुत अच्छी वैसे बहस हो रही है, आखिरकार हर एक को अपना पक्ष तो रखना है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है, अंधेरी उपचुनाव की जब बात आती है, तो सर सबसे पहले तो मुझे बात पता नहीं चली, क्योंकि किशोर जी से मुझे अपेक्षा थी या कम से कम श्रीवास्तव जी पूछ लेते, क्योंकि अंधेरी चुनाव क्षेत्र जिस शिवसेना को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा साहस, क्योंकि शिवसेना जैसे पार्टी के खिलाफ जाके और इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को, सांसदों को जुटाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। लेकिन अंधेरी शिवसेना का अपना गढ़ है,
वहां से अभी तक भाजपा का विधायक नहीं गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस उपचुनाव में शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की जो है बालासाहेबांची शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना की विरासत को बचाने वाली पार्टी ने उस गढ़ को भाजपा को गिफ्ट क्यों दे दिया है, मुझे पता नहीं चला है। आपको अब कुछ यानी अगर बात करें वहां पे, तो पिछले चुनाव में भी जो आंकड़े थे, देखिए भाजपा पिछले चुनाव में भी कोई गठबंधन था इसलिए शिवसेना के साथ नहीं लड़ी थी इस चुनाव में। वहां पे ये मुरजी पटेल महोदय जो है, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से होते हुए भाजपा पहुंच गए हैं, उन्होंने बगावत कर दी थी, उन्होंने बगावत कर दी थी और उन्होंने बागी प्रत्याशी के तौर पे काम किया था। और उनके जो वोट थे वो उनके 2014 वाले चुनाव में जो भाजपा प्रत्याशी ने वोट पाए थे उसी के बराबर के वोट थे। तो इस चुनाव में तो अब देखना ये होगा, क्योंकि उस 19 के चुनाव में भी भाजपा के वोट शिवसेना के पास नहीं गए थे, इस चुनाव में भी नहीं रहेंगे। अब पता तो ये चलने वाला है कि शिवसेना जो बालासाहेबांची शिवसेना है शिंदे गुट वाली, उसका फायदा कितना होता है। एक बात है लेकिन नीरज जी, तिवारी जी कितनी बड़ी बातें करे, खोके की बात करे, बाकी सब करे, राजनीति राजनीति है। इसमें तो देखिए शिंदे जी ने जिस तरह से पार्टी में दो फाड़ कर दिए वो अभूतपूर्व है, ये बात को तो मानना होगा। तिवारी जी इमोशनल बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जमीन पर जाकर जिस तरह से शिवसेना में दो फाड़ हुए, शिवसेना के ज्यादातर विधायक, 2/3 से भी ज्यादा विधायक, 2/3 से भी ज्यादा सांसद एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना में चला गया। इस सच्चाई से उन्हें वो तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, वास्तव है, ये उनको मानना होगा। लेकिन दिक्कत एक है इस पूरे मामले में, इस उपचुनाव को लेकर, न जाने क्यों पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो चमत्कार कर दिखा पाए, मुंबई में एक हद से बाहर वो कर नहीं दिखा पाए। खासकर अंधेरी क्षेत्र की बात करता हूं जहां पे उपचुनाव है, क्योंकि चर्चा उसी मुद्दे पे, तो उसी मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं। उस क्षेत्र से अब तक कोई बड़ा नाम उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को छोड़ के एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास नहीं गया है, अभी तक नहीं गया है। उसमें उस वजह से अब जब कांग्रेस ने 27,000 वोट लिए थे पिछले 2019 के चुनाव में, वो वोट में से तो देखिए, वापस मैं किशोर जी को बताना चाहूंगा कि सभी वोट आएंगे, इस गलतफहमी में मत रहिए। आपने भी त्याग किया था, कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी आपके लिए त्याग नहीं कर रही है। आपने कोल्हापुर की शिवसेना की सीट कांग्रेस को दे दी थी उपचुनाव में लड़ने के लिए, वहां से उनका विधायक था, ये बात मैं मानता हूं। नांदेड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वहां पे आपने आपका कैंडिडेट नहीं उतारा था और कांग्रेस के लिए आपने जगह छोड़ दी थी। जी जी पांडे जी, कुछ आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं क्या? तुलसीदास जी, 2014 में 52,000 वोट आया था शिवसेना को और हम अपने दम पे चुनाव लड़े थे, हमें भी 47,500 वोट आया था। हम आप नहीं कह सकते कि वो शिवसेना का कोई गढ़ है। 2014 में नहीं, सुनिए ना, 2014 में हम पहली बार लड़े नहीं। भोटे जी आप एक बात समझिए, हम पहली बार चुनाव लड़े और हमको 47,000 वोट आया और शिवसेना को 52,000 वोट आया और 37,000 वोट और 9,000 वोट आया मनसे को। आज मैं आपके चैनल पे अभी आपने कहा है, मैं आज आपको चैलेंज करता हूं कि 3 तारीख के बाद हम मिल लेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी एकनाथ शिंदे जी के समर्थन के साथ। जी 2014 को 2014 को याद मत करिए। भोटे जी आप अपनी बात कंप्लीट होगी, मैं ब्रेक लूंगा फिर एक। मैं भी भोटे जी भी जिसको इंटरव्यू करना देखिए, जी संक्षेप में। मैंने कोई इनकार नहीं किया, मैंने राजीव जी ये बिल्कुल बात नहीं कही है आपके लिए कि आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इस तरह की गलत बात मैंने नहीं की है। मैं आंकड़े भी आपके मान लेता हूं, 47,000 वोट आपको बिल्कुल मिले 2014 में जब मोदी लहर उफान पे थी। 2019 की भी याद कीजिए ना, फिर जब यही मुरजी पटेल बागी प्रत्याशी लड़े तो 47,000 में से जो 45,000 मुरजी पटेल को वोट मिले, उनको कैसे आप उनकी तरफ आप फिर ध्यान नहीं दोगे? वो कहां से वोट थे मुरजी पटेल जो कि सकता है उधर के ही वोट हो, प्रत्याशी थे। हमारा समर्थन था, भोटे साहब समर्थन था तुलसीदास जी, 2019 के चुनाव में हमने समर्थन दिया। उपचुनाव की बात कर रहे हैं, गुजरात में क्या होने वाला है 5 तारीख को पता चल जाएगा। मैं वास्तव बताऊं कि नहीं, जैसे वास्तव हमारा समर्थन के कारण से उनको वोट मिला। वो कह रहा है उनका समर्थन का ही वोट था। आपको भाजपा नहीं, माफ कीजिए नीरज जी, मुझे फिर पांडे जी से विनम्रता से बताना होगा कि भाजपा की जानकारी नहीं। सुनील यादव नाम के अंधेरी क्षेत्र के भाजपा के नगर सेवक थे, काफी काबिल व्यक्ति थे, लेकिन जब गठबंधन हुआ
तब उन्होंने वो मेरे मित्र है, गठबंधन मित्र थे, प्रत्याशी रहे के नहीं। तौर पे- वो मेरे मित्र थे, मैं जानता हूँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। जी नहीं, वो अब दिवंगत है, वो उनका भी निधन हो चुका, लेकिन उस व्यक्ति मुझे ने पता है, वो रमेश दिवंगत लड़के है, जो वो मेरे हाँ, मित्र थे। तो कृपया कृपया ये मत बताइए कि भाजपा का समर्थन था। वो दिवंगत सुनील यादव जी का, स्वर्गीय सुनील यादव जी का आप अपमान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है ऐसी बात करना। वो मेरे भी मित्र थे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। सभी बातों को दूर वो रख हमारी के, पार्टी के सभी थे। प्रेशर को हमारी पार्टी से इसलिए आप उनका अपमान करेंगे, इसलिए आप उनका अपमान करेंगे दिवंगत व्यक्ति का। पांडे जी, क्या पांडे जी आप भी ऐसा करते हैं? पांडे जी विनम्र सम्मान दीजिए इसलिए दिवंगत मैं व्यक्ति। अपमान किया है, मैंने क्या अपमान किया है? एक तरह से आप ये बताने की कोशिश करो कि 2000 मैंने कहा वो हमारी पार्टी के थे। मुझे भी आपकी पार्टी के तो आप कुछ भी बोल दे। बात कर रही थी। आप क्या जी, कर रहे हो? जी, जी, जी। आप क्या कर रहे हो राजेश जी? आप अधिकृत प्रवक्ता हो, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि 2019 के चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना, एकमुश्त शिवसेना और भाजपा का गठबंधन था, लेकिन भाजपा का समर्थन बागी प्रत्याशी को था। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता आपकी पार्टी की प्रदेश या नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कहा हमारा समर्थन शिवसेना को था, ये मैंने कहा आपको। सर आप सुन नहीं रहे। अरे ठीक है, चलिए, लेकिन थोड़ी वास्तविकता ये भी है कि अंधेरी उपचुनाव में शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, क्योंकि वहां पे एक ही शिवसेना, इसलिए मैं शिवसेना कह रहा हूं, वहां पे दो शिवसेना, क्योंकि ये शिवसेना भाजपा के साथ है, बालासाहेबांची शिवसेना के लिए आसान मुकाबला नहीं होगा। मैं जानता हूं कि बिल्कुल जी, मैं एक ब्रेक ले लूं सर, काफी समय हो गया। जी बिल्कुल 41 हो गया। मैं तुरंत लौट के आता हूँ, राहुल जी आपके पास ही आता हूँ तुरंत। छोटा सा एक ब्रेक, और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंची। मैं अंधेरी चुनाव में थोड़ा और बात करना चाहता हूँ। छोटा ब्रेक, लौट के आता हूँ तुरंत। अगर एक बार फिर से आपका, और आज चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं। 2 शिवसेना बन गई है, और उसमें से एक शिंदे साहब वाली और एक उद्धव जी वाली, और उसका एक लिटमस टेस्ट है अंधेरी उपचुनाव, उसके बाद बीएमसी। इसी पे हम लोग बातचीत करें। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुल जमा 8 मिनट हमारे पास, और 5 लोगों से मुझे बात करनी। तो राहुल जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। आपका नाम मैंने एकदम अब सही करके लिखवा दिया है। 1.5 मिनट में सर अपनी बात रखिए, जो भी आपको कहना है। देखिए, अभी मेरे मित्र है भोईटे साहब, उनके मुंह से मतलब वाणी निकली, तुलसीदास की वाणी निकली है। ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे अभी अंधेरी बाई इलेक्शन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि लिटमस पेपर है, लेकिन इस अंधेरी बाई इलेक्शन के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने गदर नहीं किया है, ये पहला मुद्दा है मेरा। मुख्यमंत्री पद के लिए गदर किया, ये एकनाथ शिंदे वैसा नहीं किया है। जो बाला साहब की विचारधारा महाराष्ट्र में लुप्त हो रही थी, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जो उनके ही जो विरासत में आए हैं, वो कहा, मतलब बाला साहब की विचारधारा कहा कि इनके पैर पे वो डाल रहे थे। इनके खिलाफ एकनाथ शिंदे साहब रहने दो, 40 विधायक रहने दो, 12 सांसद रहने दो, और महाराष्ट्र के जो नगर प्रत्याशी है, नगर सेवक है, झेडपी अध्यक्ष है, पंचायत समिति सदस्य है, सरपंच है, ये सब एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए हैं। बाई इलेक्शन हमारे लिए मायने नहीं लगता है। शिवसेना भाजपा ये नेचुरल अलायंस बाला साहब ठाकरे जी ने, प्रमोद महाजन जी ने, गोपीनाथ मुंडे जी ने ये बनाया, क्योंकि दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी विचारों की है, और इस देश में 2 ही ऐसी बड़ी पार्टियां जो हिंदुत्व का मुद्दा देश में नहीं पूरी दुनिया में लेके जा रही है। ये बात मैं पहले बार कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये अभी जो एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है, ये अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस महाराष्ट्र में है, और नेचुरल अलायंस करके ही ये बाई इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और मैं 100% नहीं, 1000% कहता हूँ, ये जीतने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमारा अलायंस लोगों को पसंद है, हमारी विचारधारा लोगों को पसंद है, और एकनाथ शिंदे साहब ने जो कदम उठाया है वो महाराष्ट्र को, जनता को अपील हुआ है। इसलिए भारी तौर पे लोग एकनाथ शिंदे साहब को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। उनके रैलियों में, उनके रोड शो में, उनके सभाओं में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये देख के ही मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे गुट की जो हालत है, जो वैफल्यग्रस्त हुए हैं वो लोग, उनकी मानसिकता जो धीरे धीरे कम हो रही है, ये उसके लक्षण है। आज भी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा उठा हुआ है, पार्टी के इतने बड़े विधायक निकल गए हैं, इतने सांसद निकल गए, कार्यकर्ता, नगर सेवक निकल गए, लेकिन उसके बाद भी इस अंधेरी बाई इलेक्शन में वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गए। राहुल जी मैं रोकूंगा सर। छोटा सा मुद्दा, लास्ट मुद्दा है मेरा सर, समय ये होने के बाद भी कल मातोश्री पे नाना पटोले जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो चले गए, जो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष भाई जगताप वो मातोश्री पे चले गए। मतलब अभी उद्धव ठाकरे साहब
इन्होंने और जी, उनके नेताओं तिवारी जी। आत्म परीक्षण करना जरूरी है। विधायक तो गए, सांसद तो गए, लेकिन उनके सगे भाई, उनके उनके जो भतीजे हैं, वो घर की जो स्टूश है, वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। कब अपना परीक्षण करोगे जी आप? तिवारी जी, मतलब संक्षेप में पार्टी खत्म सर, होने के समय बाद- एकदम कम होगा, क्विक कमेंट। नहीं, सबको ही बोलने दो ना। अब बुलाकर आप विचार ही नहीं बनने देंगे तो कैसा अरे होगा? मैं कितना बता समय रहा हूं। दिया, मतलब अभी भी आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। विचार में भोटे जी गवाह है इसके। कितना समय हम लोगों ने आपके साथ किया। जल्दी बोलिए सर, बोलिए, समय एकदम समाप्त हो रहा है जी। अरे नहीं नहीं नीरज जी, तुम तो मुझे हरदम बुलाते हो और प्यार भी बहुत करते हो। हाँ। देखो, ये जो प्रिंसिपल और विचारधारा और ये सब है ना, ये सब ये लिपापोती है। ये जो लिपापोती है, ये लिपापोती का पूरा का पूरा सत्य आने वाले दिनों में बाहर आएगा। अभी हम महाविकास, देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, यहाँ महाविकास आघाड़ी बोलकर हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा में भी लड़ने वाले हैं और विधानसभा में भी लड़ने वाले हैं। हमारा टारगेट हमने रखा है कि हम भाजपा मुक्त महाराष्ट्र रखने वाले हैं। एक नाथ शिंदे जी तो कमल लेके ही लड़ेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गद्दारों को कभी भी जी महाराष्ट्र में जी जी पसंद जी किया गया सर, नहीं है। मैं रोकूंगा सर एकदम। मुझे बात अच्छी नहीं लगती। राहुल जी, आप बड़े नेता है, आपका अभ्यास, आपका राहुल अनुमान हमने जी। हर बार, लेकिन आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। आपके डिक्शनरी में देखो, गद्दार राहुल होगा, जी, ये दो शब्द ही बने हैं। राहुल जी, उनसे बाहर राहुल निकलिए जी। जरा, उनसे बाहर अरे निकलिए। राहुल जी, और राहुल गद्दार जी, राहुल होगा, जी, ये जनता ने देख देखो, लिया जी है। ये जी आपके मुंह जी से श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड आपके लिए सर, उसके बाद पांडे जी आपके लिए 30 सेकंड प्लीज सर, एकदम समय खत्म हो रहा है। फिर एक एक बात। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा हाँ। कि अगर अपनी जरूरत के लिए 40-45 विधायक या सांसद किसी दबाव में आकर अगर पार्टी बदल देते हैं तो वो जनता का फैसला नहीं माना जा सकता। और इत्तेफाक से महाराष्ट्र में यही स्थिति बनी कि वहां के जो शिवसेना के जो विधायक थे, जो शिवसेना के सांसद हैं, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां और उनकी राजनीतिक फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम करवा लिया है। लेकिन मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का इस पर खास विशेष रूप से ये अंधेरी ईस्ट के इलेक्शन में उनके खुद के पास अपना इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। ये बात सच है कि वो इलेक्शन कठिन है, लेकिन फिर भी वहां पर जिस प्रकार से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का जो घर घर में जो उनके कार्यकर्ताओं का प्रवेश है और घर घर में जो उनकी पहचान है, उसका पूरा फायदा वहां पर मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज 2014 की बात कर रहे थे पांडे जी, आज हालात क्या है? आज गुजरात में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को महीने में 6-6 दिन 7-7 अरे श्रीवास्तव जी, आप लोग सर्वे वगैरह नहीं देखते लग रहा है। आप श्रीवास्तव जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए सर, चर्चा डाइवर्ट कर रहे हैं आप। क्या करेंगे? गुजरात में हम बड़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं सर, वहां पे सर्वेस देखिए आप, मतलब एनसीपी तो खैर है ही नहीं, कांग्रेस की हालत खराब है। मैं तो सर्वे गलत है, हाँ सर्वे गलत है। जब चुनाव के परिणाम आ गए तो हम सर्वे की बात करें। पांडे जी 30 सेकंड आपके लिए। सर, किसके पास प्रत्याशी है, किसके पास नहीं है, ये चिंता एनसीपी की नहीं होनी चाहिए। कौन जीत रहा, कैसे जीत रहा, इसकी चिंता आप करिए। 30 सेकंड त्रिपाठी जी, पांडे जी 30 सेकंड, 30 सेकंड। मेरी एक बात मैं बताता हूं, 30 सेकंड। वाजपेयी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2019 में जो रमेश लटके जी को 62,000 वोट आया, वो हमारे समर्थन के कारण से आया, ये मैं कह रहा था। और आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, क्योंकि उससे पहले बीजेपी का 47,000 वोट आया जब सुनील यादव जी थे, वो हमारे मित्र थे, वो नहीं रहे। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो चुनाव होगा ना, अभी जो चुनाव होगा, तुलसीदास जी ने एडमिट किया है, ये चुनाव शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और आज आपके चैनल पर मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर नहीं जीते तो क्या करेंगे? कहीं नहीं रहेंगे ये, और अगर बीजेपी कहीं नहीं रहेंगे, ये भी और बता दीजिए भयानक हार होने वाली है। करेंगे आप? मैं जी 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 क्यों हल्ला कर रहे हो? बोइटे जी 30 सेकंड आपके लिए सर। सर एकदम मैं समय। केवल इतना कह रहा हूं कि तुलसीदास जी को मैं कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जी के तो कमेंट ले लूं मैं। तिवारी जी की पार्टी की अंधेरी ईस्ट में, अंधेरी ईस्ट से तय होगा। बीएम श्रीवास्तव जी ने भी कहा अंधेरी ईस्ट में चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, राइट? सभी पार्टी के मुझे लगता प्रवक्ता नेता है, सभी अनुभवी व्यक्ति है, पत्रकारों से उनको राजनीति ज्यादा समझते हैं, मैं मानता हूँ, हर बार कहता हूँ। लेकिन देखिए, अगर श्रीवास्तव जी ये कहते हैं कि भाजपा का अंधेरी में कोई वजूद नहीं है, तो मुझे लगता है वो काफी गलत बात है। इसलिए नहीं कि पिछले चुनाव में कितने वोट मिले, 2014 में नहीं मिले, क्योंकि शिवसेना का जैसा गठ प्रमुख का एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है ग्रास रूट तक, उसी तरह से भाजपा ने भी पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट लाया हो, अंधेरे में भी उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की हुई है। और दूसरी एक बात, जो भाजपा विरोधी दलों का तेज तो समझ में आता है, उनकी इच्छा समझ में आती है
लेकिन भाजपा जिस तरह से सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं हो जाती घोषणा के बाद, बल्कि भाजपा पहले से वहां पे जो एक्टिव हो जाती है किसी भी चुनाव क्षेत्र में, वो अंधेरी पूर्व में भी हो चुका जी बेटे जी हो रहा है। तो ये कोई आसान मुकाबला नहीं होगा। ये शिवसेना, देखिए वहां पे मानता हूं मैं, सीधा जी को बुलाइएगा 5 तारीख को, 3 तारीख को, 5 को क्यों नहीं, मतदान 5 को, हाँ 5 को काउंटिंग है जी सर। को इलेक्शन है, ये दोनों के लिए कांटे की लड़ाई काउंटिंग की है बात कर ये कोई किसी भी एक पार्टी के लिए आसान लड़ाई नहीं जी होगी। गोटे जी समय समाप्त करूंगा, मजबूरी मेरी। 5 नवंबर को यही पैनल हम रखेंगे, आप सब लोग हमारे आज से मान लीजिए अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, और उस दिन फिर हम देखेंगे कि कौन जीतता, फिर कौन मानता कि नहीं मानता। आज सब ये रिकॉर्डिंग है, समझ लीजिए, जिसने जो बोला है सब रिकॉर्डेड है। लेकिन एक पत्रकार के नाते ये बात सही है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं इस नए समीकरण में, कि 2 तरह की शिवसेना बन गई है, फिर अलग अलग बहुत सारी पार्टी लड़ रही, कौन किसके समर्थन में। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को इस समय बैठ के देखना चाहिए, समझना चाहिए, और वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए होगा क्योंकि उससे मोटा अंदाज़ा आपको मिलेगा कि दिल्ली बीएमसी चुनाव में क्या होने वाला है। तो हम लोग 5 नवंबर का इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे आप सब लोग आइए, हमारी तरफ से निमंत्रण है, आप कहीं एंगेज हो जाए तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।